10:30 10:15 तक। 10 मिनट लेट स्टार्ट हो रहा है तो 10 मिनट लेट एंड कर लेंगे। ओके। कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा ठीक है। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग का क्या क्या बचा था वो तुमको बता देते हैं एस ब्लॉक में। ठीक है, एस ब्लॉक में लास्ट क्लास में तुम लोग का बचा था थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में और बात करना था, साइज हो गया था, रिएक्शन विद वाटर देखना है, हाइड्रोजन देखना है, थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग सॉरी पीरियोडिक टेबल में पढ़े होगे वो देखना है, हैलोजेंस के साथ रिएक्शन कोई एक कुछ खास चीज नहीं है, और जनरल फैक्ट्स। ये चीज बहुत ज्यादा होगा आज के लेक्चर में क्योंकि अब मतलब बेसिकली जनरल फैक्ट्स एंड फिगर्स के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, एस ब्लॉक में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद वाटर से। तो रिएक्शन विद वाटर में सबसे पहले हम लोग अल्कली मेटल्स के लिए देखते हैं। ठीक है, अल्कली मेटल्स के में कोई भी तुम अल्कली मेटल ले लो, सपोज एम है। ठीक है, इसको जब हम लोग वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा फॉर्म करेगा MOH प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड तो हर किसी को पता होता है कि हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता होता है यहाँ पे H2 गैस भी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये जरूरी बात। दूसरा जो जरूरी बात है कि अगर यहाँ पे मेटल ऑक्साइड लेंगे एल्कली का, ठीक है, तो यहाँ पे M2O बनेगा, प्लस इसको वाटर से अगर रिएक्ट कराएंगे तो ये फॉर्म करेगा MOH। ठीक है, बस ये फॉर्म करेगा और H2 गैस रिलीज नहीं होगा। मतलब अगर मेटल को सिर्फ वाटर में रिएक्ट कराएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, लेकिन अगर उसके ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, इतना में किसी को कोई दिक्कत? ये फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का रिलीज भी आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन होगा एल्कलाइन अर्थ के लिए। अगर जैसे कि कोई भी मेटल है एम, एल्कलाइन अर्थ मेटल का है, तो इसको इससे अगर वाटर का रिएक्शन करा रहे हैं तो ये फॉर्म करेगा MOH होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, और अगर कोई मेटल ऑक्साइड है, ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो ये सिर्फ फॉर्म करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। ये तुम लोग का हो गया रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन क्यों रिलीज करता है, तो दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि क्यों कर रहा है इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें हमको नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा क्योंकि ये तो फैक्चुअल है, तो इसलिए इसको याद ही रखना है। अब इसके बाद आता है विथ, पहले हम लोग देखते हैं सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस क्या होता है, सॉरी सॉल्वेज प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, ये चीज तुम लोग पढ़े होगे, एनसीईआरटी में गिवन है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स गिवन है और उसमें एक कंपाउंड गिवन है Na2CO3। ठीक है, NO2CO3 है और उसका बनाने का जो मेथड है ये होता है सॉल्वेज प्रोसेस के। ठीक है, सॉल्वेज प्रोसेस बेसिकली क्लास 10th में भी वैसे हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन लास्ट में बताते हैं। ठीक है, हम लोग उसके जब हम पूरा बता देंगे तब तुम लोग सोचना कि उसका आंसर क्या होगा। तो अगर पहले सॉल्वेज प्रोसेस को छोड़ो, कुछ जनरल रिएक्शंस के बारे में बताओ। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस ही है। अगर हम लोग CO2 को वाटर में ऐड करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, और जब हम लोग NH3 को वाटर में ऐड करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? कोई कुछ कहना चाहेगा? भैया H2CO3। पहला वाला का होगा, हाँ पहला वाला का H2CO3, हाँ, और दूसरा वाले का? NH4OH। हाँ ठीक है, NH4OH होगा।
ठीक है, तो ये फॉर्म करेगा। अब और जब हम लोग H2CO3 और NH4OH को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा इन दोनों को, क्या लगता है? एक एसिड है, एक बेस है, क्या होना चाहिए? हाइड्रोलिसिस होना चाहिए। हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा? NH4 होल ट्वाइस CO3 सॉल्ट बनेगा और वाटर निकल जाएगा। इससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल सॉल्वेज अमोनिया प्रोसेस, सॉरी सॉल्वेज प्रोसेस जो है ये बिल्कुल सेम यही रिएक्शन को फॉलो करता है। इसमें हम लोग क्या लेते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब या एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है, मतलब रिएक्शन मीडियम। इसमें हम लोग CO2, NH3 और H2O को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। मतलब वाटर था, उसमें कुछ NH3 डाला और कुछ CO2 गैस को पास कराया। तो हम लोग को पता है CO2 प्लस वाटर H2CO3 बनाएगा, NH3 प्लस वाटर NH4OH बनाएगा। तो ये जो वो दोनों जो चीज बनेगा वो फर्दर मिलके क्या बना देगा? NH4 होल ट्वाइस CO3, ठीक है। अब वाटर इसमें हम लोग एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे क्योंकि वाटर तो पूरे मीडियम में अभी प्रेजेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पूरा मीडियम ही वाटर का ले लिया, इसलिए वाटर को लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कराते हैं कि एक्सेस CO2 पास कराते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कार्बोनेट में एक्सेस CO2 को पास कराए तो बाइकार्बोनेट बनता है, ठीक है। वो जो लाइम वाटर का टेस्ट हम लोग बहुत पहले करते हैं वो याद होगा, तो उसमें याद करो कि अगर हम लोग कार्बोनेट में एक्सेस CO2 पास कराते तो बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा NH4HCO3, ठीक है। अब इस NH4HCO3 में हम लोग क्या करेंगे कि NaCl को ऐड करेंगे, ठीक है। NaCl को जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये बनाएगा NaHCO3 प्लस NH4Cl, ठीक है। ये बस एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे हो गया कि NaHCO3 और NH4Cl, ठीक है। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा एक रिएक्शन हुआ। यहाँ तक में अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका जो इंट्रिकेसीज है वो रिएक्शंस लिखने के बाद बताएंगे, ठीक है। इसको अब हम लोग बॉयल और फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। तो फिल्टर करने के बाद मतलब जैसे फिल्टर करने का मतलब बेसिकली होता है कि एक यहाँ पे छन्ना लगा दिया, ठीक है। और इसके ऊपर से जो पूरा रिएक्शन मीडियम है, मतलब ये पूरा पूरा जो हम लोग का मसाला बना है, इसको इससे पास करा दिया। जो इनसॉल्युबल होगा वो यहाँ पे पड़ा रहेगा छन्ना में, और जो सॉल्युबल होगा वो वाटर के साथ यहाँ बीकर में पड़ा रहेगा, ठीक है। इसमें इतना तो बात हम लोग को समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनसॉल्युबल पार्ट है ये है हमारा NaHCO3, ठीक है। और जो हमारा सॉल्युबल पार्ट है ये है हमारा NH4Cl, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास NaHCO3 हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कराएंगे कि NaHCO3 को हीट कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी बाइकार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं तो हमारे पास कार्बोनेट बनता है। तो यहाँ पे बना Na2CO3, CO2 और H2O, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को जो चाहिए था वो मिल गया। चलो यहाँ से ये रिएक्शन बहुत लंबा रिएक्शन हो गया, कुछ जनरल पॉइंट्स इस रिएक्शन के बारे में पहले अब बताते हैं और फिर इस रिएक्शन को वापस से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, ये पूरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ही वैलिड पॉइंट्स है, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो। पहला कि जो यही सबसे पहला पॉइंट ही रखो कि अगर कोई HCO3 का सॉल्ट है, ठीक है, इसको हीट करते हैं तो यहाँ से तुमको कार्बोनेट का सॉल्ट मिलता है, ठीक है। ये चीज इसको याद में रखना। और हाँ, इसमें CO2 गैस इवॉल्व भी होता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट को जब हम लोग सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे ना तो हम लोग के लिए ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उसमें CO2 गैस रिलीज हो रहा है, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम की कार्बोनेट बन रहा है, कार्बोनेट का सॉल्ट बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये नंबर 1 पॉइंट याद रखो। दूसरा जो तुम पॉइंट याद रखोगे वो होगा कि NaHCO3 वाटर इनसॉल्युबल होता है। अब ये जो सॉल्ट है ना, ये पर्टिकुलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। ये बेसिकली 2 एक्सेप्शंस को कैरी करता है।
ठीक है, दो एक्सेप्शंस क्या कैरी करता है, तो वो ये है कि all sodium salts are water soluble but NaCO3 is water insoluble, और जो दूसरा एक्सेप्शन है कि all bicarbonate salts are water soluble but NaCO3 is insoluble। समझ में आया हम क्या कह रहे थे? सारे के सारे तुम्हारे पास जितने भी बाइकार्बोनेट के सॉल्ट आएंगे वो वाटर में सॉल्युबल होगा, लेकिन इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि NaCO3 वाटर में इनसॉल्युबल है। कुछ कहना चाह रहे हो? माइक अनम्यूट कर लो, सॉरी म्यूट कर लो। ठीक है, तो सारे के सारे जो बाइकार्बोनेट के सॉल्ट होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन सिर्फ जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो इस चीज को याद रखना। और सारे के सारे जो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं वो भी बेसिकली वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन NaCO3 वाटर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो ये चीज भी हमारे पास क्लियर हो गया। अब इस रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट बात है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जब ये फॉर्म हुआ तो ये भी चीज वाटर सॉल्युबल था, एक्सेस CO2 से पास कराया तो ये भी वाटर सॉल्युबल था। ठीक है, मतलब ये वाटर में मिला मिला चल रहा था। जब हमने NaCl डाला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ और छन्ने से छाना, ठीक है, तभी हमारे पास एक जो पार्ट था वो इनसॉल्युबल बचा और एक पार्ट सॉल्युबल आ गया। ठीक है, अब जो इनसॉल्युबल पार्ट था उसको हमने हीट कर दिया, छन्ना से निकाल लिए, उसको हीट कर दिया तो हमारे पास कार्बोनेट बन गया। ठीक है, और CO2 गैस रिलीज हो गया। इस रिएक्शन के किसी भी स्टेप में अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा रिएक्शन है। सॉल्युबल सॉल्युबल में से इनसॉल्युबल बन रहा है। क्या फिर से कहो? दो सॉल्युबल मिलके इनसॉल्युबल बन रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कहे कि जो जितना भी तुम दुनिया में अपने कोर्स में सारा सोडियम का सॉल्ट पढ़ोगे, सोडियम सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल। इस स्टेटमेंट को नोट कर लो तुम लोग अपनी कॉपी में। ठीक है, आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट NaHCO3। ठीक है, सारे के सारे सोडियम सॉल्ट्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, ये नंबर 1 पॉइंट है। और जो नंबर 2 पॉइंट है वो ये है कि ऑल बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट NaHCO3। ठीक है, दो सॉल्युबल मिला के इनसॉल्युबल बन रहा है ऐसा नहीं होता। ये बस एक याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, जैसे तुम कार्बोनेट सॉल्ट्स पढ़ोगे तो उसमें भी जो सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं तुमको उसको याद रखना होगा, जो इनसॉल्युबल होते हैं उसको याद रखना होगा। ठीक है, जब तुम थायो का सॉल्ट्स पढ़ोगे, सल्फाइड सॉल्ट्स पढ़ोगे, जो भी सॉल्ट्स पढ़ोगे जितने भी अनायन के, ठीक है, तो तुमको उसके बारे में ये सारे फैक्ट्स याद रखने होंगे। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट के लिए अभी बता दिए, बस ये था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि KHCO3 को या कहें K2CO3 को इस मेथड से, मतलब सॉल्वेज प्रोसेस से हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग Na2CO3 को किए, K2CO3 को नहीं कर सकते। इसका कोई रीजन कोई बताना चाहेगा? सोचो, सॉल्युबिलिटी से ही रिलेटेड। वाटर सॉल्युबल होता है क्या चीज? K2CO3। हाँ, K2CO3 वाटर सॉल्युबल होता है, तो उसमें तो Na2CO3 भी शायद वाटर सॉल्युबल होता है। KHCO3 वाटर सॉल्युबल होता हाँ, है। हाँ, KHCO3 वाटर सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे ये जो छन्ना है ना, छन्ना में कुछ नहीं बचेगा, सब नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, और इसमें तुम लोग सॉल्युबिलिटी कंपेयर भी कर सकते हो। ये कोई रटने वाला फैक्ट नहीं है। KHCO3 एंड NaHCO3 को तुम लोग नॉर्मल आयनिक कैरेक्टर देख के सॉल्युबिलिटी कंपेयर कर सकते हो। फजान्स रूल का एक एप्लीकेशन है, कंपैरिजन ऑफ सॉल्युबिलिटीज। ठीक है, ये चीज तुम लोग कर सकते हो। अगर ना हो तो हमको बताना, तो हम कर देंगे। अब कुछ NCERT के पॉइंट्स जो इसी सॉल्वेज प्रोसेस से रिलेटेड तुमको गिवन है वो बता देते हैं, रीड कर दे रहे हैं कि सॉल्वेज प्रोसेस में जो NH3 है वो रीऑब्टेन हो जाता है फ्रॉम NH4Cl बाय एडिंग COH होल्ड वाइज।
इसमें क्या होता है कि एक प्रोडक्ट भी आता है जैसे NH4Cl जो स्टार्टिंग में बना था, ठीक है। इसको अब ये है क्या, ये बेसिकली एक सॉल्ट है NH3 का और HCl का। इसका मतलब कि अगर हम लोग किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराएं, ये एसिडिक सॉल्ट है, आयनिक हो गया तुम लोग, पारितोष। चलो हमको कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन 11th का टॉपिक है तो मानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो HCl, बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस से इसका रिएक्शन करा दें तो यहाँ से ये HCl कुछ रिएक्शन कर जाएगा और NH3 हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हो। NCERT में पर्टिकुलरली CaOH होल ट्वाइस दिया हुआ है, ठीक है। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो यहाँ से तुम्हारा रिएक्शन हो गया और यहाँ पे फॉर्म किया NH3 CaCl2 और H2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आया, HCl प्लस CaOH होल ट्वाइस हो गया और यहाँ पे NH3 अलग हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज आता है कि जो CaCl2 होता है इस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट होता है। जैसे इस पर्टिकुलर चीज में तुम कोई भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इस चीज के, लेकिन NCERT में क्या दिया है कि CaOH होल ट्वाइस लिया जाता है, और जब पहली बार सॉल्वे ने इस प्रोसेस को कराया होगा तो उसने भी CaOH होल ट्वाइस को ही लिया होगा, ठीक है। तो कोई खास बात नहीं है, कोई भी तुम स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हो थियोरेटिकली, लेकिन सॉल्वे ने इसको लिया है, इसलिए इस चीज को याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका बाय प्रोडक्ट आ रहा है ये आ रहा है CaCl2, इसको बस याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसका बाय प्रोडक्ट है, इसको भी लिख देता है। और मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है, मेन प्रोडक्ट है हमारा Na2CO3। तो ये हो गया हमारा सॉल्वेज प्रोसेस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ फैक्ट्स और जानने से पहले लाइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन होगा मेरा, इसका आंसर देना। क्विक लाइन, स्लेक्ड लाइन और लाइमस्टोन। और लाइम वाटर भी आगे कर देते हैं, उसके आगे मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। तो इसका हमको केमिकल फॉर्मूला कोई जिसको भी जितना आता है बता सकता है, अगर बताना चाहे। कैल्शियम ऑक्साइड। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस, फिर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, आगे आगे पता नहीं। ठीक है। किसी को इसके बारे में कुछ आइडिया? तो ये दोनों चीज जो है अभी नाम CaOH होल ट्वाइस ही होता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि जो स्लेक्ड लाइम होता है, लाइम वाटर होता है या मिल्क ऑफ लाइम, इन तीनों का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये CaOH होल ट्वाइस ही होता है। थोड़ा थोड़ा स्टेट में अंतर आता है, ठीक है। अब क्या उसमें अंतर होता है वो तुम लोग को बताते हैं, तो यहाँ थोड़ा गौर करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि तुम लोग के पास एक बीकर है, ठीक है। बीकर मतलब टेस्ट ट्यूब मान लो, और इसमें अगर हम लोग CaOH होल ट्वाइस का सॉल्यूशन को काफी देर के लिए रख देंगे तो क्या होगा बेसिकली कि नीचे के तरफ थोड़ा सा मिल्कीनेस आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। इसका भी केमिकल फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस। और अगर इसके ऊपर की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी आ जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है। तो इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली CaOH होल ट्वाइस ही होता है। इसको याद कैसे रखना है, तो इसको कॉमन डे, तुम्हारा जो घर में दूध आता है तो दूध नीचे सेटल होता है और पानी थोड़ा सा उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इतना में किसी को कोई दिक्कत? तुम लोग का अभी P ब्लॉक चल रहा होगा, ठीक है।
स्कूल वगैरह में, तो उसके लिए भी एक जनरल पॉइंट जो यहाँ पे यूज नहीं है बेसिकली, लेकिन फिर भी तुम लोग को बता देता है, ठीक है, क्योंकि आगे तुम लोग को इसका काम पड़ेगा। अभी ऑर्गेनिक ही चल रहा है नहीं, स्कूल में, स्कूल। स्कूल में भी। अच्छा, अभी पी ब्लॉक नहीं हुआ है? अभी इनऑर्गेनिक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। चलो सही है तब तो। अभी तक तुम लोग स्कूल में अगर जा रहे होते, तुम लोग का स्कूल में तो हर चीज खत्म हो चुका होता और टाइम पास चल रहा होता अभी। खत्म हो गया है भैया। अच्छा, हाँ, कुछ कुछ में खत्म कर दिया होगा। खुद ही सोचो, 2-2 क्लास, हर दिन एक क्लास लगा रहा है, फिर भी कैसे खत्म कर लेता है यार। चलो ठीक है, खैर छोड़। पी ब्लॉक का एक जनरल पॉइंट बता देते हैं, ठीक है। बेसिकली ये तो एक जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पॉइंट है, हर जगह वैलिड होता है, लेकिन अपने कोर्स में पी ब्लॉक में ज्यादा देखने को मिलता है। वो ये है कि अगर हम लोग किसी भी नॉन मेटल का रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, ठीक है। ये हमेशा एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। इसका क्या मतलब है कि तुम लोग जरूर इस रिएक्शन को तो देखे ही होंगे, जो लोग के स्कूल में हो चुका है, P4 प्लस NaOH, ठीक है। इस टाइप के रिएक्शन को ध्यान में रखो। अगर कोई भी हमारे पास, ये एनसीईआरटी में भी रिएक्शन गिवन है, अगर हमारे पास कोई भी नॉन मेटल है, वो किसी भी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन देगा। डिस्प्रपोर्शनेशन देगा मतलब, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब तुम लोग को मालूम होगा, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है प्रोडक्ट में, ठीक है। यहाँ पे PH3 प्लस NaH2 PO2 इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका -3 होता है और इसका निकालना पड़ेगा, -4 + 2 -1 +1, ठीक है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। तो यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन देगा। अब ये रिएक्शन तुम्हारा एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन अगर जे एडवांस में ये चीज आता है तो ये ऐसे नहीं पूछेगा। जे एडवांस में तुम्हारा बस रिएजेंट को थोड़ा चेंज कर देगा, प्लस जैसे अभी इससे पहले एक स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात किए थे, CaOH होल्ड बेस, इससे रिएक्शन करा देगा। प्रोडक्ट हमारा जो है वो सेम होगा, बस यहाँ पे सोडियम सॉल्ट नहीं बनेगा और कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो CaH2PO2 बनेगा, सॉरी CaHPO2 लिख ही देते हैं यार, ये बनेगा। तो इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये जनरल पॉइंट है, इसीलिए इसको याद रखना, ठीक है। एक और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, अब ये हमारे थोड़े काम का रिएक्शन है। अगर हम लोग क्लोरीन को NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? ये भी सेम कैटेगरी का रिएक्शन। यहाँ देखो, एक नॉन मेटल है, एक बेस है, रिएक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन से बेसिकली हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को मिलता है NaCl प्लस NaOCl, ठीक है। ये रिएक्शन भी अगर तुम लोग इन पी ब्लॉक पढ़े होगे तो इसमें बहुत सारा कंडीशन आ जाता है, हॉट कोल्ड, ये सब कंडीशन आ जाता है। खैर अभी के लिए इतना याद रखो, जब उसको पढ़ेंगे तो और डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमको तुमको बस एक फैक्ट से मतलब इंट्रोड्यूस कराना था, क्योंकि ये बहुत लंबा फैक्ट है, बहुत समय तक चलेगा हमारे साथ, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स होता है जो पी ब्लॉक सॉरी एस ब्लॉक में मेंशन्ड है, उसमें तुम्हारा ये भी गिवन है, ब्लीचिंग पाउडर। कोई ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताना चाहेगा तो बता सकता है। CaOCl2। CaOCl, और कोई? अच्छा, CaOCl2 ये वाला कि ये वाला? 1 की 2। कोई और कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में तो कह सकता है, नहीं कहना चाहेगा, ठीक है। तो हम बताते हैं, देखो ये बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर नहीं होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन जे एडवांस में बहुत बार अगर ब्लीचिंग पाउडर कहता है तो वो ऐसे, ब्लीचिंग पाउडर जब भी कहता है तो वो इसको डायरेक्टली रेफर नहीं करता है, ठीक है। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, वो हम तुमको बताते हैं। CaOH होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट Ca
तो लिख, तो थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, रुको। ठीक है, ये होता है तुम्हारा पूरा का पूरा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसमें से अगर इस चीज को हम लोग कंसिडर करें, इस चीज को, ये हमारा मेन पार्ट है। ये क्या लिखा है, CaCl2 डॉट CaOCl होल ट्वाइस, ये पूरा में होल है। ठीक है, ये चीज, इसका अगर हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला ले लें तो हमारे पास बनता है CaOCl2। तो इन तीनों में से किसी क्वेश्चन में तुमको वो एग्जामिनर के मूड पे समझना पड़ेगा कि वो किसको रेफर कर रहा है ब्लीचिंग पाउडर के लिए। ठीक है, जनरली इसको रेफर किया जाता है और जनरली लोग मानता भी है कि ब्लीचिंग पाउडर ये होता है, लेकिन ये ब्लीचिंग पाउडर बस एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तुम लोग देख सकते हो, उसको पूरा लिखना Ca2O2Cl4 और उसको 2 से डिवाइड कर देना उस पूरे फॉर्मूले को, तो ये बन जाएगा। ठीक है, हालांकि ये सबका स्ट्रक्चर एकदम अलग अलग है, इसका स्ट्रक्चर पूरा अलग होता है, इसका स्ट्रक्चर पूरा अलग होता है, लेकिन केस यही है और ज्यादा इसको हम लोग मानते हैं। तो तुम लोग इस फॉर्मूले को कम से कम याद रखना। कोई अगर पूछ दे कि ब्लीचिंग पाउडर में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो तुमको पता होना चाहिए सब चीज। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं सीमेंट की तरफ। ठीक है, प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है सीमेंट, और थ्योरेटिकल टॉपिक है तो इसमें बेसिकली याद करना है। अब क्या क्या चीज में याद करना है ये हम बताते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली कंपोजिशन ऑफ सीमेंट याद रखना है। ये टाइप 1 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर सीमेंट में पूछता है तो टाइप 1 टाइप का ये क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब इस कंपोजिशन में क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे आता है, पहले हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सिलिकॉन के ऑक्साइड्स, अल्युमिनियम के ऑक्साइड्स, आयरन के ऑक्साइड्स, कैल्शियम के ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स और SO3। ठीक है, ये सब चीज मिला के, मतलब ये सब चीज कोई भी सीमेंट उठाओगे तो ये सब चीज मिलेगा। ठीक है, मतलब तुमको SiO2 मिलेगा, Al2O3 मिलेगा, Fe2O3 मिलेगा, MgO मिलेगा और SO3 मिलेगा। ये सब चीज तुमको मिलेगा, मतलब ये सब चीज का जो ऑक्साइड है CaO मिलेगा, ये सब चीज का तुमको ऑक्साइड मिलेगा। अब इसको याद कैसे रखना है, ठीक है, तो वो हम तुमको बता दें। क्योंकि ये जो ऑर्डर है ना, ये एक और जगह तुम्हारे कोर्स में फिर से एक बार आएगा। देखो, इसको ऐसे याद रखो, हम लिख रहे हैं, तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, ओइशीला आलू फेंका मांग कर, तो ये इससे कुछ नहीं है, बस ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट है, ओइशीला आलू फेंका मांग कर, और यही सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब अगली बार हम लोग इस सीक्वेंस पे आएंगे तो ये इस ऑर्डर पे आएंगे तो ये चीज हमको बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको अभी याद कर लो, ओइशीला आलू फेंका मांग कर। ठीक है, इसका ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड क्या बना है, SiO2। ठीक है, फिर इसका ऑक्साइड, ये क्या बना है, Al2O3। फिर इसका ऑक्साइड, ये बनाया Fe2O3। इसका ऑक्साइड,
ठीक है। ये क्या बना है, CaO, और Mg का ऑक्साइड ये बना है MgO, ठीक है। और ये सब के साथ एक और चीज है SO3, प्लस में नहीं, मतलब कंपोजिशन में एंड SO3, ये सब चीज प्रेजेंट होता है सीमेंट में, इसमें कोई दिक्कत। अब इसमें जो ये ग्रेटर देन वाला साइन है ना, इसको तुम लोग भूल जाओ अभी के लिए, खैर ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि इसका कंपोजिशन सबसे ज्यादा है फिर इसका आता है, ऐसा कुछ ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा कंपोजिशन अगर देखोगे तो बेसिकली CaO का कंपोजिशन सबसे ज्यादा होता है, 50 to 60% होता है। ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है, कि CaO का सबसे ज्यादा कंपोजिशन होता है सीमेंट में। SiO2 का कंपोजिशन होता है 20 to 25%। Al2O3 का कंपोजिशन भी होता है 5 to 10%। फिर आता है MgO का, लिख लो MgO का 2 to 3%। Fe2O3 1 to 2%। और SO3 ये भी होता है ऑलमोस्ट 1 से 2%, ठीक है। ये हो गया हमारा कंपोजिशन। अब इसमें तुम लोग को लगेगा कि इतना सारा कंपोजिशन है, इतना सारा परसेंटेज है, इसको याद रखने के नहीं रखना, तो देखो परसेंटेज से बेसिकली क्वेश्चन नहीं आया, बस ये चीज ध्यान रखना कि CaO का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि 4 अगर ऑप्शन दे देंगे ना सीमेंट में सबसे ज्यादा क्या चीज होता है, तो मैक्सिमम जनता इसको टिक करके आएगा, ठीक है। क्योंकि लगता है, फील ही आता है कि बालू में ज्यादा मिलता है, सैंड में ज्यादा है, तो चलो सीमेंट में ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होता, CaO सबसे ज्यादा होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है, ये चीज। और ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है वैसे कि सबसे ज्यादा कंपोजिशन किस में होता है, तो इसलिए अगर वो आया नहीं है तो ये परसेंटेज तो बाद में ही पूछेगा, सबसे पहले तो ये पूछेगा, ठीक है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट सीमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट, अब पोर्टलैंड सीमेंट का जो कंपोजिशन होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। Ca2SiO4, फिर आता है Ca3SiO5, फिर आता है Ca3Al2O6, ठीक है। ये चीज प्रेजेंट होता है, ये चीज ऑलमोस्ट 51% होता है, इसमें परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 26% होता है और ये 11% होता है, ठीक है। तुम लोग से ये नहीं पूछेगा कि परसेंटेज कितना है, लेकिन तुम लोग से ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसका है, तो तुमको वो बताने आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा पोर्टलैंड सीमेंट। यहाँ तक में अगर किसी को कुछ लग रहा है पूछने लायक तो पूछ लो। ठीक है, नहीं पूछना है, पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरा फैक्चुअल चीज है। और ये जो चीज होता है, और थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, जो Ca3SiO5 होता है, ये बेसिकली होता है Ca2SiO4 प्लस CaO, इसका फॉर्मेशन होता है। ये तुम लोग को देखने से ही पता चल जाना चाहिए था, हो सकता है कुछ लोग सोच भी रहा होगा कि ये किस टाइप का चीज है, क्योंकि लिखा ये सब चीज क्या है, सिलिकेट ही लिखा हुआ है, ठीक है। सिलिकेट अगर लिखा है तो तुमको पता है 4x-2y करके चार्ज निकाल सकते हैं, और उसके बाद उसका नाम बता सकते हैं। जैसे इस पे जो चार्ज आ गए 4 माइनस का होगा, हाँ 4 का होगा, तो तुम बता सकते हो कि ये क्या चीज है। SiO4 4 माइनस लिखा है, मतलब ऑर्थोसिलिकेट का बात करता है, ठीक है। तुम नाम बता सकते हो। तो वैसे ही ये चीज तो कोई चीज कोई सेंस ही नहीं बनाता है, SiO5 तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, तो ये बेसिकली किसी चीज के रिएक्शन से फॉर्म हो रहा है आगे, तो ये इसके रिएक्शन से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ऑर्थोसिलिकेट और CaO के रिएक्शन से फॉर्म हो रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है। ये नाम बहुत ज्यादा यूज करता है कि सीमेंट में क्या क्या चीज यूज होता है, और मल्टी करेक्ट में ये ऑप्शन हमको बहुत बार अपने टाइम पे देखने को मिला था, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है। और अच्छी बात ये है कि ये सारी चीजें NCERT में गिवन है, तो तुम उसमें से एक दो बार रीड भी इसको कर सकते हो, ठीक है। और एक दो फैक्ट्स बता दे रहे हैं, नोट करना चाहो तो कर लो। फॉर गुड क्वालिटी सीमेंट, जो SiO2 टू Al2O3 का रेशियो होता है,
ये ऑलमोस्ट होता है 2.5 to 4 के बीच में, ठीक है। तो ये चीज, ये वाला पॉइंट भी एनसीईआरटी में गिवन है और हमको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, तो इसमें से थ्योरेटिकल बातें आनी चाहिए। और एक और है, ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ, और दूसरा है इसमें CaO टू ऑल अदर कंपोनेंट्स, जो रेशियो होना चाहिए ये ऑलमोस्ट 2 के बराबर होना चाहिए। मतलब समझ में आया कि यहाँ से तुम उससे सी, हाँ बोलो। दो उससे वो दो गुना होगा सीओ का कंपोजिशन। क्या, फिर से कहो। नहीं, आप पूछे थे ना कि ये दो का मतलब क्या होगा, तो हम बोल रहे हैं कि ये सीओ का कंपोजिशन सबसे ज्यादा होगा, दो गुना होगा। हाँ, ये सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी किए थे, बस हम ये बता रहे थे कि हाँ, यही मतलब जो इससे कंक्लूजन निकाला जा सकता है यही है। CaO2 SiO2 ले ले, या CaO2 किसी भी चीज को ले ले, तो इसका जो ऑलमोस्ट कंपोजिशन आएगा ये 2 आएगा। ये फैक्ट, ये पॉइंट है एनसीईआरटी में गिवन है। जैसे इसको ले लो और इसको ले लो तो तुम्हारा 2 बेसिकली नहीं आएगा, ठीक है। इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे तो लगभग लगभग 2 आ जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में क्योंकि ये पॉइंट दे दिया है, लाइन साफ साफ दे दिया है, तो हम लोग यही बोलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी ये परसेंटेज भी दिया है, एनसीईआरटी ये पॉइंट भी दिया है, तो एनसीईआरटी बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग बात करता है, ठीक है। एक और चीज था, कल ऐसे हम रीड कर रहे थे तो एक कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज हमको दिखा था, ठीक है। तुम लोग को रीड ही करवाते हैं, एनसीईआरटी का हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पेज नंबर बोलिए ना, हम लोग खोल लेंगे। पेज नंबर तो शायद मेरे को याद नहीं है, तो हम स्क्रीनशॉट ले रखते हैं उसका, दिखाते हैं। ये चीज इसका रुको, एनोटेशन ऑन कर देते हैं। हाँ, इस चीज को एक बार रीड करो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर, ठीक है। ये पॉइंट अभी हम डिस्कस करना है। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट to oxygen and water because of the formation of an oxide film on their surface. However, powdered beryllium burns brilliantly on ignition to air and gives BeO and Be3N2. ठीक है, अच्छी बात है। Magnesium is more electropositive and burns with dazzling brilliance to form MgO to air and give Mg। अब यहाँ देखो, it is kinetically inert लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि कैसे ये एक ब्रिलियंट, मतलब dazzling brilliance, मतलब वाइट फ्लेम, एकदम चमकता हुआ वाइट फ्लेम के साथ बर्न कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया है, ठीक है। और इसके आगे जो कैल्शियम और स्ट्रोंशियम है और बेरियम, ये तो करता ही है, रेडिली अटैक करता है, ठीक है। तो ये चीज था जो हमको तुमको दिखाना था। तो इस, ये जो टर्म है ना, इसको थोड़ा गौर करना, काइनेटिकली इनर्ट है, ठीक है, लेकिन फॉर्म करता है, मतलब बर्न करता है एयर और वाटर के साथ, ठीक है। किसी को इसमें अगर किसी को कोई चीज ऐड करना हो तो माइक अनम्यूट करके कह सकता है। कुछ कहने का मन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वापस आते हैं इसी पे। अब ये फैक्ट्स को याद रखना कि जो बेरिलियम है ना, ये बेसिकली एयर या वाटर की तरफ मतलब एयर से ही मान लो कि वो नहीं करता रिएक्शन जल्दी, ठीक है। एयर में ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, तो इससे ये रिएक्शन नहीं करता। लेकिन अगर बेरिलियम का टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे ना, पाउडर फॉर्म में कर देंगे, तो ये से रिएक्शन कर लेगा। क्यों पाउडर फॉर्म में रिएक्शन कर लेगा? क्योंकि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने से इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर जाएगा एंड रिएक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगा।
ठीक है, अगर तुम लोग स्कूल में मेटलर्जी भी हो चुका है तो ये वाला पॉइंट तुम लोगों को पता होगा। ठीक है, जो हम लोग का मेटलर्जी का सबसे पहला ही स्टेप होता है वो होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, करते इसीलिए ताकि सरफेस एरिया बढ़े और रिएक्टिविटी बढ़ जाए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए आगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है। और यहाँ पे ये फॉर्म क्या करता है, अगर इसको टुकड़ा टुकड़ा करके बनाएंगे तो BeO प्लस Be3N2, और ये ब्रिलियंट फ्लेम के साथ बर्न करता है। हो गया। अब मैग्नीशियम तो बर्न करता ही है, मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट भी सुना होगा अगर बचपन में, एनसीईआरटी में गिवन रहता था, मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, तो वो सब चीज। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी कहता है काइनेटिकली ये भी इनर्ट है, करना चाहे तो कर सकता है, डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है, MgO और Mg3N2 का फॉर्मेशन करता है। तो ये बेसिकली ये जो फ्लेम है ना उसका कंपोजिशन तुमको बता रहा है। ठीक है, ये चीज, तो ये भी होगा तुम्हारा एक और पॉइंट कवर। और यहीं पे अगर एयर के साथ रिएक्शन विद एल्कली मेटल से बात किया जाए, थेरेटिकल पार्ट, तो थेरेटिकल पार्ट में ये होता है कि ये टार्निश कर जाता है, मतलब इसको रीड कर लेना। ठीक है, हम पढ़ के सुना देते हैं। टार्निश इन ड्राई एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड विच फर्दर रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे Na है, तो Na का जैसे सोडियम का बर्तन तो लेते नहीं है, मान लो सोडियम का बर्तन है तो एलिमेंट है, एयर के साथ रिएक्शन करेगा और ऑक्साइड का फिल्म बना देगा, उसको टार्निश कर देगा, और वापस एयर के ही मॉइस्चर से फिर विग्रसली रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोक्साइड बना देगा। यही कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। इतना चीज तुम लोग क्लियर है? ठीक है, और इसका स्टोरेज स्टोरेज बाद में आते हैं, अगर हम बताना भूल जाए तो हमको याद दिला देना इसका स्टोरेज के बारे में। इतना चीज हमारा हो गया। एक तुम लोग का यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, क्या कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन में अगर एल्कली मेटल्स का देखा जाए, ठीक है, तो कोई भी मेटल ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ये रिएक्ट करके फॉर्म करेगा MH। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग सेकंड को लेंगे तो यहाँ पे फॉर्म करेगा M+H2 कर देंगे तो यहाँ पे फॉर्म करेगा MH2, लेकिन यहाँ पे BeH2 फॉर्म नहीं करेगा। ऐसा क्यों? कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लिथियम हाइड्राइड में भी इनकम्प्लीट ही होता है। तुम लोगों को बताया था यार, इतना जल्दी मत भूलो। तुम लोग को एक चीज बताया थी कि BeH2 मोनोमर में क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसके जीवन में आस नहीं है। कुछ याद आ रहा है? बैक बॉन्ड नहीं बनाता है। हाँ, इसके जीवन में आस नहीं है, बैकबॉन्ड बना नहीं रहा है, बैकबॉन्ड से किसी का भला नहीं हुआ, किसी का बुरा भी नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ये बैकबॉन्ड बना नहीं रहा है तो इसलिए ये मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, डाइमर बनाता था और पॉलीमर बनाता था। ठीक है, सॉलिड स्टेट में पॉलीमर बना लेता था। ये सब चीज भूलो नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और इसमें, अब तो हमको लग रहा है कि सिर्फ फैक्ट्स बचा है। हैलोजन के साथ रिएक्शन है तो वो कुछ खास चीज नहीं है, एक MX बना रहे, एक MX2 बना रहे। और तुम लोगों को कुछ अगर तुमको सामने से लगता है कुछ चीज छूटा है तो तुम बता सकते हो। किसी को भी तुम लोग को पढ़ रखे हो इस चैप्टर को? चलो, तो हमको तुमको खोज खोज के ये बताना, कुछ पॉइंट्स बताना है जो तुम याद रख सको। ठीक है, यही करते हैं अभी।
कहाँ से स्टार्ट करें फैक्चुअल बात? चलो तो स्टोरेज ही पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो एल्कली मेटल्स होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और इसको हम लोग इसीलिए केरोसिन में स्टोर करते हैं। केरोसिन में इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि अगर हवा लग गया तो ये रिएक्ट कर जाएगा, जल जल वल जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सोडियम मेटल को रूम टेम्परेचर पे छोड़ नहीं सकते खुला, ये तो वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। और इसमें एक एक्सेप्शन आता है, जो लिथियम होता है इसको हम लोग केरोसिन में नहीं पैराफिन में स्टोर करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। फैक्ट है। पैराफिन क्या होता है? पैराफिन क्या होता है, कोई बताएगा क्या? कोई भी, हमको भी बेसिकली याद नहीं आ रहा पैराफिन क्या होता है। खैर पैराफिन में स्टोर करते इतना ध्यान में रखो, बाकी कभी मिला हमको कि ये क्या होता है तो हम बता देंगे। ठीक है, तो ये हमको पैराफिन मिल नहीं रहा है कहीं पे कुछ इसके बारे में लिखा हुआ, तो इसीलिए इसको छोड़ते हैं। तो ये चीज़ था इसके स्टोरेज के बारे में। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल का चिल है, वो नॉर्मल एयर में छोड़ सकते हो उसको, ऐसा कोई खास नहीं जलता, ठीक है। अब इसके अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा जाए तो जो अल्कली और अल्कलाइन दोनों होते हैं, ये मतलब फर्स्ट और सेकंड सिल्वरी वाइट होता है और सॉफ्ट होता है, सिल्वरी वाइट एंड सॉफ्ट, ठीक है। अब एनसीईआरटी कहता है, एक पॉइंट कहता है, जैसे अल्कलाइन, चलो ठीक है पहले फर्स्ट वाले के बारे में बात करते हैं, अल्कली मेटल्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे इसमें आ गया हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और इससे नीचे जो भी है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट है, नीचे जाएंगे तो सॉफ्टनेस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई? इसलिए बढ़ेगा क्योंकि नीचे जा रहे साइज बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा सॉफ्टनेस बढ़ रहा है, ठीक है। तो नीचे जा रहा है सॉफ्टनेस बढ़ रहा है। अगर सेकेंड ग्रुप का अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बेरिलियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, जो भी है, ये चीज भी सॉफ्ट होता है। एनसीईआरटी कहता है कि दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट बट रिलेटिवली हार्डर देन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, और ये पता भी चलता है क्योंकि इसका साइज इसके फर्स्ट ग्रुप के पीरियड में जो एलिमेंट पड़ा है उससे छोटा है, इसीलिए ये उससे हार्ड है, लेकिन ऐसे वो भी सॉफ्ट ही होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत आएगा तो बता सकता है। बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है। अब अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट का हम लोग जिक्र करेंगे तो अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है एस ब्लॉक में, ठीक है। अभी एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक का बात करते हैं। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्यों करता है? इसका एक कारण है क्योंकि मेटल मेटल बॉन्ड डिक्रीज करता है। मेटल मेटल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। अब मेटल मेटल बॉन्ड जो है ये भी पर्टिकुलरली तीन रीजंस पर डिपेंड करता है। एक होता है साइज, दूसरा होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तीसरा होता है अमाउंट ऑफ चार्ज। और यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें ये तीनों रीजंस तुम लोग के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए इसको हम वापस रब कर दे रहे हैं, और तुम लोग याद करने की कोशिश भी मत करना। तुम लोग के लिए जो रीजन इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ है साइज, बस हम बताने के लिए बता दिए कि हमको आता है, ठीक है। साइज इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, क्योंकि मेटल मेटल बॉन्ड बेसिकली हम लोग के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो नीचे अगर हम लोग जा रहे हैं तो जो साइज है वो बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो मेटल मेटल बॉन्ड का स्ट्रेंथ घट रहा है, और स्ट्रेंथ घट रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है।
अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज कर रहा है, इसका जो दूसरा रीजन है वो है कि कोहेसिव एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, कोहेसिव एनर्जी क्यों डिक्रीज कर रहा है, पहले छोटा छोटा था, न्यूक्लियस पास पास था, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब एक तरीके से कहें तो इसको होना नहीं चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन कोहेसिव एनर्जी इंक्रीज करता है। कोहेसिव एनर्जी एक्चुअली Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर नहीं होता है। कोहेसिव एनर्जी बेसिकली इसके सरफेस पे जो पोलराइज चार्ज आता है और इसके सरफेस पे जो पोलराइज चार्ज आता है, इसको कंसिडर करते हैं, और इसमें ये Q1 लेते हैं, इसमें ये Q2 लेते हैं। ठीक है, वो चीज़ है। ठीक है, बस तुम लोग नाम भी याद रखो, तुम्हारा काम बन जाए। कोहेसिव एनर्जी का स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। देखो, जो एक्सप्लेनेशन है वो हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम लोग को लगे कि हमको भी कुछ आता है, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, काम तुम लोग का सिर्फ नाम सुन सुन के ही हो जाएगा कि कोहेसिव एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इसका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग पी ब्लॉक में आ जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो थोड़ा बदल जाएगा। अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा, बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट वाला पॉइंट एंड साइज वाला पॉइंट, ये दोनों इंक्रीज कर जाता है, तो वैंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है, और इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है पी ब्लॉक में, जब हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट का कोई ट्रेंड नहीं है, और इसमें भी 1000 एक्सेप्शन आ जाते हैं। ठीक है, ग्रुप 18 ही अगर के मेल्टिंग पॉइंट का बात कर ले तो उसमें भी बहुत एक्सेप्शन है, बस ये एक जनरल ट्रेंड है। ठीक है, जनरल ट्रेंड, इससे इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आता। देखो, तुम लोग से बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करवा लेगा, मेल्टिंग पॉइंट नहीं पूछता। मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा भी तो किसका पूछेगा कि NaCl, BeCl2, BeCl2 का भी नहीं पूछेगा, NaCl, फिर LiCl, KCl, इसका कंपेयर कर लो, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। इसमें हम लोग जानते हैं आयनिक कंपाउंड जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो ये चीज़ हम लोग फजांस रूल के एप्लीकेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन ये सब निकालने का कोई पर्टिकुलर फंडा नहीं है, क्योंकि जो वैंडरवाल फोर्स है, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट और साइज के बेसिस पे प्रिडिक्ट कर पाते हैं, लेकिन वैंडरवाल फोर्स सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फोर्स होता है। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स हो गए। फिर बताने लायक पॉइंट है हाइड्रेशन एनर्जी में, देख लो। हाइड्रेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में लिथियम का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लिथियम का सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम होता है अल्कली में सोडियम प्लस का। लीस्ट नेगेटिव डेल एच हाइड्रेशन। ठीक है, ये भी पॉइंट है, ये सब भी तुमको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव का मतलब समझ में आ रहा है, नेगेटिव नंबर होगा और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा, इसका मतलब होता है मैक्सिमम नेगेटिव। जैसे कोई एक रिएक्शन हो रहा है A+B गिव्स C+D। ठीक है, इसका जो रिएक्शन एंथैल्पी है डेल एच, इसको हम लोग कह रहे हैं -200 किलो जूल है, और एक और रिएक्शन हो रहा है E+F गिव्स X+Y, इसका अगर डेल एच रिएक्शन -100 है तो हम ये कहेंगे कि इस वाले रिएक्शन को हम लोग मोर नेगेटिव कहते हैं, इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो बस यही चीज़ है, इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, ये फैक्ट है, पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए वैलिड होता है, लिथियम के लिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ इसके कंपाउंड्स भी होते हैं, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं तुमको जो याद होने चाहिए, वो बेसिकली होता है LiCl.2H2O। दूसरा जो कंपाउंड है इंपॉर्टेंट, ये है MgCl2.8H2O। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो होता है CaCl2.6H2O। ये तुमको क्यों याद होना चाहिए, ये भी हम रीजन बताते हैं। ठीक है, याद इसके होना चाहिए, ऐसे तुमसे कभी पूछता बहुत कम ही है, बहुत कम इंस्टेंसेस में पूछता है कि लिथियम क्लोराइड कितना वाटर क्रिस्टलाइजेशन रख रहा है। ठीक है, एक तो मान लो अब तो तुम लोग का यार 12 पेपर हो रहा है, तो किसी एक पेपर में टपक सकता है, आराम से आ सकता है। मैग्नीशियम के बारे में पूछ सकता है, कैल्शियम के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली जो रेडॉक्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, रेडॉक्स का अजीब नहीं, अगर रेडॉक्स का कोई सवाल बन रहा है
तो बेसिकली उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने पे ही बनता है, ठीक है। तो हमको रिडॉक्स नहीं आता था और हमको रिडॉक्स लगता भी नहीं किसी को पढ़ना चाहिए। मतलब अभी तो खैर तुम लोग 12th में हो, तुम्हारा समय है, कोई पढ़ाए तो पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा था कि रिडॉक्स मेरा बहुत वीक था, मतलब 11th 12th में हम कभी पढ़े नहीं, कोटा गए तो वहाँ पे भी कभी ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमको रिडॉक्स आता नहीं था, मतलब बहुत कोशिश की समझने का, ठीक है। तो बेसिकली जब हम जे एडवांस में पेपर लिखे, क्योंकि जे मेंस में तो कुछ काम आता नहीं है रिडॉक्स का, आया भी तो ऑप्शन मिला लिए, और मेरे टाइम 30 क्वेश्चन होता था, एक छोड़ भी दिए तो क्या करना है यार, 29 क्वेश्चन अब बनाने के लिए बना लिए। और ये जो एक क्वेश्चन आता था ना, इसमें तुक्का मार देते थे, हो गया तो सही हो गया, नहीं हो तो गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसा हम खेल जाते थे। अब लेकिन जो जे एडवांस का पेपर होगा, इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस कम आएंगे, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास 2 चैप्टर्स थे करने के लिए, एक था रिडॉक्स और दूसरा था सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से हम हर साल देख रहे थे कि 2 क्वेश्चन आता है, 1 to 2 क्वेश्चन हर साल आता है, मतलब एक क्वेश्चन किस्मत खराब हुआ तो आएगा और 2 क्वेश्चन किस्मत अच्छा हुआ तो आएगा, ठीक है। ये सब चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आया तो हमको अच्छा लगता था, क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, याद याद करना तो अपने ऊपर है, जितना याद कर सको कर लो, ठीक है। तो और रिडॉक्स से जो क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से 1998 में आया था, और एक क्वेश्चन तुम्हारे पास आया था 2018 में, ठीक है। अब ये गैप देखो, ठीक है। तो बेसिकली 20 साल के बाद एक क्वेश्चन रिपीट किया था, तो अगला क्वेश्चन हमको 2019 में लिखना था, तो अगला क्वेश्चन 19 में आने का तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा था, हम छोड़ दिए टॉपिक को, पूरा चैप्टर ही छोड़ के चले गए, और उससे कोई क्वेश्चन आया भी नहीं, आना भी नहीं चाहिए था, बहुत अजीब सा चैप्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो बस मेरा बताने का मोटा मोटा मतलब ये था कि अगर तुम्हारा रिडॉक्स से, लेकिन कोई क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम पूरा ब्लैंक होके जा रहे थे, हमको इतना पता था कि अगर उससे कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक्ड होगा इन सम वे और दी अदर। तो इसीलिए हम सबका जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन था उसको याद रखते थे, ताकि अगर डायरेक्टली भी किसी से हमसे पूछ दे कि एक मैंने मैग्नीशियम लिया, उसका हैलोजन से रिएक्शन कराया, वाटर से ऐड कराया, फिर एक कंपाउंड बना, उसमें हमने कुछ रिएजेंट्स को ऐड किया, रिएजेंट ऐड किया तो फिर हमें कुछ एक्स चीज पता चला, फिर ये रिएजेंट ऐड किया, वाई चीज पता चला, तो फाइनली अच्छा एक बताओ कि इसमें कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो आदमी सॉल्व कर रहा है, हम डायरेक्टली टिक कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यही करके आगे बढ़ने वाला सिस्टम हम मतलब अपना रहे थे। तुम लोग के लिए भी मेरा यही सजेशन है, अच्छा लगे तो अपनाना, और नहीं अच्छा लगे तो इस चैप्टर को पढ़ लेना। खैर अभी तो तुम लोग पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अभी तो कोर्स ही चल रहा है, समझ में आ जाए तो समझ ही लेना चाहिए इस चैप्टर में। अब जो यहाँ पर तुम लोग को बता रहे थे ना कि लिथियम जो होता है, इसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा मोस्ट नेगेटिव होता है, और ये जो पूरे पीरियोडिक टेबल में, इन ऑल पीरियोडिक टेबल, ये सबसे मतलब ये सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, और पूरे पीरियोडिक टेबल में इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये सबसे ज्यादा होता है। तो तुम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई आइडिया है? शायद नहीं होगा मेरे ख्याल से, नहीं है भैया। नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। रिडक्शन का मतलब हम लोग को समझ में आता है ना, LEOGER, ठीक है। ये एक अच्छा चीज था जो हमको स्कूल में एक मैम सिखाई थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ठीक है। तो ये चीज होता है, लिख भी देते हैं कि अगर कभी भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है इस प्रोसेस में, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। अब जैसे लिथियम है, तो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन में लूज करके Li+ बना रहा है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये मतलब बेसिकली रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को उल्टा कर दे, Li+ अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये फॉर्म करेगा Li, ठीक है। इस ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें हम लोग कहेंगे रिडक्शन ऑफ, किस चीज का रिडक्शन हो रहा है, Li+ का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ Li+, क्योंकि वो इसको इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिथियम इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा, ठीक है। सपोज इसको AB में लिख देते हैं, अगर A+1 इलेक्ट्रॉन A+ बना रहा है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि A का रिडक्शन हो रहा है, और अगर A
गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन प्लस A प्लस फॉर्म कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे A का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बेसिकली ये रिएक्शन हम गलत लिख दिया, A प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स A, ठीक है। तो बेसिकली मेरा बताने का मतलब है कि तुमको ये चीज आता हो, इतना हमको लगता है तुमको ये चीज आता होगा, ठीक है। और नहीं आता होगा तो अभी सुन लियो, और अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो कोई माइक अनम्यूट करके बता सकता है, तो हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा सूचना, मतलब कुछ कुछ चीज शेयर करते हैं, ठीक है। देखो कितना बैटरी लो हो गया है, देखो तुम लोग अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ठीक है। और ये हमको लगता है दुनिया का सबसे खराब चीज हो रहा है तुम लोग के साथ, तो तुम लोग का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। इसका रीजन ये कि टीचर को तुम्हारा शक्ल दिखता नहीं है, ठीक है। तुम्हारा शक्ल दिखता नहीं है तो पता नहीं चलता कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। तुमको जब कोई जोक मारे तुम हंस रहे हो कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए एक चीज तुम्हारे साथ ये दिक्कत है। दूसरा दिक्कत ये है कि बहुत लोग, जैसे हम थे, तो हम क्लास में, मतलब कोटा भी गए तो हम क्लास में शायद ही रेयरली, मतलब पूरे साल में होगा तो 2 या 3 क्वेश्चन पूछे होंगे। लेकिन हर दिन क्लास के बाद ऑलमोस्ट, जैसे हम लोग का 4 क्लास होता तो हर टीचर तो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन पूछते थे, ऑलमोस्ट। तो हर दिन हम 40 क्वेश्चन पूछते थे टीचर से, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, ठीक है। हम लोग का क्लास जो होता था 9:30 बजे खत्म हो जाता था, लेकिन वहां पे हम जो मेरे आखिरी क्लास जनरली मैथ्स का होता था, और इसके लिए हम बहुत थैंकफुल थे, ठीक है। मैथ्स होता था और 9:30 से हम ऑलमोस्ट 10-15 तक वही इंस्टीट्यूट में ही बैठे रहते थे। और हम लोग के जो मैथ्स के सर थे वो भी अच्छे सर थे, वो भी बैठ जाते थे और उनसे हम एक एक चीज पूछते थे। कभी तो प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन जो होगा पूछ दिए कोई, ठीक है। क्लास के बाद ही इज ऑल्सो फ्रेंड, आई एम ऑल्सो फ्रेंड, ठीक है। तो और केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी यही चीज होता था। फिजिक्स में हम क्लास में कुछ नहीं पूछ पाते थे, लेकिन क्लास के बाहर हम हर चीज पूछते थे सर से, हर चीज, मतलब लिटरली एक एक क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है। और उसमें छोटा से छोटा डाउट भी पूछते थे। मेरा पूरा जब जेई एडवांस का प्रिपरेशन हो गया था पूरा, मतलब जेई मेंस दे के आ गए, ठीक ठीक परसेंटाइल आ गया है, फिर हम जाके पूछे थे अपने सर से कि सर इस पे ये ब्लॉक रोल कर रहा है नीचे, ये रोल क्यों कर रहा है, ये चीज हम पूछे थे, ठीक है। और उनको हम ये काउंटर एक्सप्लेनेशन कुछ कुछ दे रहे थे कि देखिए सर ऐसे मतलब रोल नहीं करेगा, कुछ कुछ दे रहे थे, ठीक है। तो इसे तो हम कब, मतलब किस पॉइंट पे दे रहे थे जब ये सब चीज रिडंडेंट हो गया था, ठीक है। तुम लोग कोशिश करो कि चीजों को पूछा करो, ठीक है। अगर नहीं पूछोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि हमको नहीं पता कि तुमको कितना आता है कितना नहीं आता है, और तुम्हारी शक्ल दिख नहीं रहा कि हम तुमको हर चीज बता पाए, ठीक है। जैसे कुछ लोग हमको टेक्स्ट लेता कि भैया आप सब बता दीजिए, जो भी आपको आता है सब बता दीजिए, ठीक है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि सब बता दें, लेकिन अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो तुम लोग पूछोगे तो आसानी होगा, ठीक है। ये चीज हम कॉलेज में भी आ गए, कॉलेज में हम क्लास में कभी हाथ उठा के क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, मेरा इतना हिम्मत ही नहीं है, ठीक है, कि अब हाथ उठा के क्वेश्चन पूछे। लेकिन क्लास के बाहर हम हर प्रोफेसर को बहुत बहुत अच्छे से चाटते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, क्या हो, मतलब बहुत अच्छे से। और मतलब ऑलमोस्ट जितना भी प्रोफेसर था मेरा दोस्त ही टाइप का बन गया था, मतलब सब बहुत अच्छे से जान पहचान हो गया था, ठीक है। जब हम कोटा में पढ़ रहे थे तो बेसिकली हम लोग के मैथ्स के टीचर एक चीज कहे थे, वो बहुत अच्छा लगा था मुझे, तुमको तुम्हारे साथ शेयर करते हैं। वो यही कहे थे कि देखो, मैथ्स टीचर का काम तुमको मैथ्स सिखाया नहीं होता है, उनका काम होता है कि तुमको सिर्फ फॉर्मूला बता दिया, कुछ क्वेश्चंस पिक किया और उसको बोर्ड पे सॉल्व करके दिखा दिया। तो तुमको ये चीज देखना चाहिए कि वो टीचर इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहा है, कौन से स्टेप्स लिख रहा है, कौन से कैलकुलेशन पे थोड़ा रुक जा रहा है और संभल रहा है, ये सब चीज तुमको देखना चाहिए, तो तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। ये चीज हमको अच्छा लगा था, तुम लोग भी हर सब्जेक्ट में इसको फॉलो करो। अप्रोच क्या होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो चीज तुम लोग को हर सब्जेक्ट में सीखना चाहिए, तो तुम लोग का रैंक अच्छा आएगा, ठीक है। अप्रोच करना सीखो हर एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन का, मैथ्स में नहीं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। और भी कुछ कुछ बात है, चलो बात ही हो रहा है तो 1 मिनट का ऑफ ही लेते हैं। और तुम लोग एक चीज को, तुम लोग का होमवर्क हो पा रहा है क्या जितना तुम लोग को बाकी सब्जेक्ट से मिल रहा है? कोई कहना चाहेगा? पारितोष।
सफिया बोलिए, क्या बोला? क्या? दूसरा ईयरफोन खराब है, आवाज अच्छा से नहीं आ रही। एक मिनट रुक जाओ। शिवम, अनम्यूट हो जाओ। हाँ भैया। तुम लोग का होमवर्क अच्छे से हो रहा है हर सब्जेक्ट में? हाँ हो जाता है। हो जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। तुम लोग होमवर्क ज़्यादा जितना मिले उसको कंप्लीट किया करो। जो नहीं कर पा रहा है वो भी अपना लिमिट को थोड़ा सा एक्सीड करो, सुपरसीड करो, और अपने होमवर्क को कंप्लीट करोगे, तुम्हारा ही फायदा होगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग जब बोकारो में होते हैं, बोकारो में क्या कहीं भी होते हैं, तो एक चीज़ होता है कि सब लोग यस सर बहुत बोलता है, ठीक है। कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो क्लास का सबसे बेवकूफ़ लड़का होगा ना, वो सबसे ज़्यादा यस सर तेज बोलता है, ठीक है। हम ऐसा चीज़ फील किए हैं, तो सबसे ज़्यादा जोर से चिल्लाएगा यस सर, सब समझ में आ रहा है, सब हो गया, होमवर्क हो गया। तो हम लोग के ऐसे ही फिजिक्स के एक टीचर थे, ठीक है, वो होमवर्क देते थे, कोई करके नहीं आता था, कोई लिटरली कोई नहीं करके आता था। 180 के पूरे बैच स्ट्रेंथ में 10 लोग मुश्किल से होमवर्क कंप्लीट करके आता था, और इस 10 में हम नहीं आते थे, हम यहाँ आते थे, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो होमवर्क भी ऐसा देते थे, एचसीवी का 20 सवाल एचसीवी का बना के आ जाना, 20 सवाल मॉड्यूल का बना के आ जाना ऑब्जेक्टिव वाला, और 20 सवाल और मॉड्यूल का बना के आ जाना सब्जेक्टिव वाला। तो भाई इतना क्वेश्चन करने का समय होता था क्या? 10 बजे तो हम घर आते थे, और सुबह वापस 2 बजे से मेरा क्लास हो जाता था, तो इतना क्वेश्चन तो सिर्फ फिजिक्स में ही निकल जाएगा टाइम, इसलिए नहीं हो पाता था, ठीक है। तो एक दिन मेरा पता पूरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, मतलब इतना गंदा मेरा हालत हो गया था। एक दिन हम सच में 2-3 दिन कंटिन्यूस मेरा होमवर्क ही नहीं हो पाया था, ठीक है। और उस टाइम पर्टिकुलरली मेरी मम्मी भी आई थी, मतलब रहती थी मेरे साथ, तो उस टाइम पे थी, तो मेरा एकदम मतलब रोने लगे थे लिटरली, बहुत साल के बाद हम एकदम, मतलब होता है ना, एकदम रोने लगे थे, ठीक है। और हमको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है, हमको एकदम लग रहा था जिंदगी खत्म हो गया, क्योंकि हम होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। हम बहुत रोए थे उस दिन, बहुत रोए थे, हमको याद है, ठीक है। फिर हम उस दिन, हमको बहुत गुस्सा आया, फिर से सर इसी टाइप का होमवर्क दिए, और ये ऐसे मान सकते हो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं फिजिक्स के, ठीक है, और इनका अपने टाइम पे, और ये इतना होमवर्क क्यों देते थे इसका रीजन भी हमको समझ में आता था, क्योंकि इनका अपने टाइम पे ऑल इंडिया रैंक 280 आया हुआ था, ठीक है, जी एडवांस। तो इनका सोचने का तरीका बहुत अलग था, ये बहुत हाई, मतलब ये कैलकुलेशन सही में मुंह जवानी करते थे, मतलब कोई भी तुम कितना भी खतरनाक खतरनाक कैलकुलेशन, ये क्लास में पेन उठाना पाप समझते थे, हर चीज को मुंह से करते थे, तो इसीलिए इनका लेवल अलग था, हम लोग अलग था। अब उसमें बहुत बहुत रोए थे, और उसके बाद सर को जाके एक चीज कहे थे कि सर, आप जो होमवर्क देते हैं क्लास में कोई नहीं करके आता है, कोई नहीं करके आता है, और सिर्फ मतलब 2-3 लोग आपका होमवर्क कर पाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा होमवर्क देते हैं, ठीक है। हम पता नहीं इतना कैसे कह दिए उनको, लेकिन हम कह दिए थे, ठीक है। और सर बोले थे ठीक है, मैं कल क्लास में पता करता हूँ। और जब सर कल क्लास, दूसरे दिन क्लास में पूछे कि कितना लोग होमवर्क करके आया है, और वो बस यही बोलते थे, जो लोग होमवर्क नहीं करके आया है खड़े हो जाओ, वरना मैं कुछ बुरा कह दूंगा। बुरा में, बुरा का मतलब होता है तेरा जे एडवांस नहीं निकलेगा, इतना कह दूंगा, ठीक है। लोग सब खड़ा हो जाता था, और हमको आज भी याद है, वो 180 के बैच स्ट्रेंथ में ऑलमोस्ट 100, मतलब 166 लोग खड़ा हो गया था, ठीक है। और जो लोग नहीं खड़ा हुआ था और फिर भी नहीं करके आता, तो उसका जे एडवांस क्लियर भी नहीं हो पाया, ड्यू टू सम रीजंस और दिए थे, ठीक है। तो इतना लोग खड़ा हो गया, और सर जब पूछना स्टार्ट किया कि क्यों नहीं करके आते हो, तो बहुत सारा रीजंस निकला, किसी के पास मॉड्यूल नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, बहुत सारा, किसी को खाना नहीं मिल रहा। तो इसीलिए इस चीज़ में हमेशा फोकस करना कि तुम्हारा जो होमवर्क है वो हमेशा कंप्लीट रहे, ठीक है। कुछ भी हो जाए और नहीं हो पा रहा है किसी रीज़न से, तो वो चीज़ जो तुमको पढ़ा रहा है पर्टिकुलरली, उसको कम्युनिकेट करना, और उसको बताना कि तुम्हारा क्यों, किस रीज़न से होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। खैर, बहुत हो गया मॉरल ज्ञान, अब वापस आते कुछ फैक्चुअल पर, ठीक है। अह, हाँ, तो हम लोग कुछ बात कर रहे थे रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। तो देखो,
यहाँ से बेसिकली कहानी हमारा शुरू हुआ था, रिडक्शन ऑफ लिथियम प्लस इसको कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिकली ई नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ई नॉट क्या होता है ये भी दिक्कत आएगा, तो इसलिए इसको छोड़ दो। इतना तुम लोग उसको बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहना, ठीक है। अभी के लिए कोई भी पूछे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम इज द आंसर, बस इतना कहना, ठीक है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। और जब तुम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास में हो रहा होगा तो लेक्चर 2 के टाइम पे, लेक्चर 2 पे जब तुम लोग को रिडक्शन पोटेंशियल नाम का टर्म पढ़ाया जा रहा होगा तो तुम लोग सर से पूछना कि वाई lithium is the best reducing agent in the entire periodic table। ये चीज तुम लोग उनसे पूछ लेना, तुमको आंसर मिल जाएगा। और अगर नहीं सेटिस्फैक्टरी लगे तो फिर हमको बताना, तो हम उस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए मेरा एक्सप्लेन करना आसान नहीं होगा, ये तुम लोग को ई नॉट का मतलब नहीं पता, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके बाद एक चीज आता है कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ वाटर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे M2O लिख देते हैं, क्योंकि एल्कली मेटल्स के लिए ये ज्यादा यूजफुल रिएक्शन देखने को पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है जैसे NaO, ठीक है। NaO नहीं लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं LiO, ठीक है। LiO ले रहे, इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म करेगा, किसी को कोई आइडिया? हम पहले सारा रिएक्शंस लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब शुरू हो जाए। किसी को कोई आइडिया कि क्या फॉर्म हो सकता है? किसी को नहीं? शिवम, शिवम हाँ भैया। बताओ, ट्राई करो। अच्छा, तुम लोग के जो अभी टेस्ट चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स किसको आया है? किसको आया है? शिवम? माइनर टेस्ट वन में तो भास्कर का और प्रियतोष का था ज्यादा। ठीक है, ऐसे ही पूछ रहा है। तो इसका आंसर चलो तुम लोग को नहीं पता है, तो इसका आंसर हम बताते हैं। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है, ठीक है। ये जो फॉर्म करेगा ये LiOH फॉर्म करेगा, LiOH फॉर्म करेगा, फिर Na2O2, ये ऑक्साइड है, ठीक है। जब पेरोक्साइड को हम लोग वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा NaOH फॉर्म करेगा। NaOH के साथ साथ ये H2O2 फॉर्म करेगा और O2 फॉर्म करेगा। इंपॉर्टेंट है H2O2। जब भी रिएक्शन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड आएगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन उसके पेरोक्साइड सॉल्ट से होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। और K2O को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये फिर से KOH फॉर्म करेगा, H2O2 फॉर्म करेगा, यहाँ O2 नहीं आ रहा, प्लस यहाँ O2 आएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन गैस भी निकल रहा है, ठीक है। एक एक चीज एक्स्ट्रा बढ़ते जा रहा है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। हाइड्रोक्साइड सब में बन रहा है, पर ऑक्साइड लेंगे तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बन जाएगा, और अगर सुपर ऑक्साइड लेंगे तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनेगा और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगा। इस ऑक्सीजन गैस रिलीज होने वाले पॉइंट से एक क्वेश्चन देखो जो पूछा जाता है, पूछा नहीं जाता है बेसिकली, यहाँ पे भी गिवन है। और जब तुम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे भी हेनरीज लॉ में गिवन हो, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो स्कूबा डाइवर्स होता है उन लोग के लिए जो KO2 है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि कुछ
बैंड नाम का कुछ अजीब सा बीमारी होता है, बीमारी नहीं मतलब पानी के नीचे से ऊपर आते हैं तो कुछ प्रेशर में डिफरेंस के कारण दर्द होने लगता है शरीर में, तो वो चीज़ को किसी तरीके से अवॉइड कर पाता है। इस टाइप का कहा कुछ इस टाइप का खेल रहता है, ठीक है। तो स्कूबा डाइवर्स के लिए बेसिकली KO2 इम्पोर्टेंट होता है। इसका जो पूरा कहानी है ना, ये तुमको सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हेनरीज लॉ खोलना, इसका जो पूरा स्टोरी है तुमको मिल जाएगा। स्टोरी अब हमको भी याद नहीं है, लेकिन इसका जो केमिस्ट्री पार्ट है वो तुमको बता देता है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है कि ये इस चीज को ये लोग रखता है, ठीक है, क्योंकि जो KO2 होता है ये चलो इसको लास्ट ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में ले लें। KO2 क्या होता है बेसिकली, जब ये वाटर से रिएक्ट करता है, जब ये स्कूबा डाइवर्स के पास होता है, पानी के अंदर वो लोग जा रहा है, तो किसी तरीके से अगर ये पानी के कांटेक्ट में आता है, मतलब वो चाहता है स्कूबा डाइवर कि वो आए, ठीक है, तो वो KOH प्रोड्यूस करता है, O2 प्रोड्यूस करता है और H2O2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये जो O2 प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन गैस, पानी के नीचे ऑक्सीजन नहीं है डिसॉल्व फॉर्म में, तो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में अगर स्कूबा डाइवर को मिल रहा है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, पॉइंट नंबर 1। अब इसी रिएक्शन को कंटिन्यू करो, मतलब यही प्रोसेस को, ये जो पानी के नीचे खेल हो रहा है, ये जो KOH फर्दर CO2 से रिएक्ट करता है, जो स्कूबा डाइवर छोड़ रहा है या फिर उसको कहीं से मिल रहा है, तो ये K2CO3 का फॉर्मेशन कर रहा है। अब तुम लोग एक पॉइंट सुनोगे, जो KO2 होता है ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये CO2 को क्यों एब्जॉर्ब करता है, कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो ये इसका मैकेनिज्म है। बेसिकली जो KO2 है ये पानी के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में आते ही ये KOH बनाता है, और ये जो KOH होता है ये CO2 से तुरंत रिएक्शन कर जाता है, क्योंकि CO2 क्या है, एसिड, और KOH क्या है, बेस। पहला हमला एसिड बेस का ही होता है, ठीक है। तो ये फॉर्म करता है K2CO3, और CO2 को हम लोग कहते हैं कि KO2 एब्जॉर्ब कर रहा है, KO2 बेसिकली एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, KOH एब्जॉर्ब कर रहा है। इधर से पानी हटा दो, इसका औकात नहीं है कि ये एब्जॉर्ब कर जाए, ठीक है। लेकिन तुम लोग ऐसा सुने होंगे कि अगर हम लोग एक पतीला ले ले, पतीला मतलब छोटा सा प्लेट, उसमें KO2 को रख दे, ठीक है, तो भी वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो ऐसा इसलिए कर लेता है क्योंकि ये पानी एयर से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर जाता है, और उसके बाद फिर ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है, इसलिए एयर के पास जो भी CO2 मतलब आसपास जो भी CO2 होता है उसको एब्जॉर्ब कर जाता है। ऐसा सुना होगा तुम लोग कि KO2 इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ CO2। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि KO2 वाटर से रिएक्ट करता है, वाटर से KOH फॉर्म करता है, KOH फिर CO2 से रिएक्ट करता है और K2CO3 का फॉर्मेशन करता है। ये एक चीज। ये जो O2 का फॉर्मेशन कर रहा है ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि O2 ये वही स्कूबा डाइवर्स वाले पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा कि जो KO2 हो रहा है इज यूज्ड एज, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, बी इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सी इंक्रीजिंग concentration of decreasing concentration of carbon dioxide, D decreasing concentration of oxygen, ठीक है। तो क्या लगता है क्या आंसर सी होना चाहिए? कोई जल्दी से अनम्यूट करके बता दो, अभी तुरंत बताएं। कोई भी। सी। सी मल्टी करेक्ट ए। है, ये दोनों, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये दोनों ही चीजें होती है, ए और सी विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। इस चीज से एक चीज और याद आ गया, तुम लोग बता देते हैं। सपोज किसी मल्टी करेक्ट क्वेश्चन का अगर ऑप्शन ए बी सी है और डी है, डी ऑल ऑफ दीज गिवन है, ठीक है, डी ऑल ऑफ दीज गिवन है, और इसका ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है, तो डी को भी टिक करोगे, ठीक है, क्योंकि डी भी तो करेक्ट ही हुआ ना, तो इसलिए चारों को टिक करोगे। बस एक फन फैक्ट था, लोगों को नहीं पता होता, हमको भी नहीं पता, तो इसलिए बता
और ऐसा कोई पॉइंट मेरे नोट्स में बेसिकली हम क्या किए ना, एनसीईआरटी खोले थे, यहाँ पे एक ऐसे टेबल बनाए थे, ठीक है, यहाँ एल्कली लिखे थे और यहाँ अल्कलाइन अर्थ लिखे थे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखे थे नंबर 1 रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर 2 रिएक्शन विद ये, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आखिरी में लिख दिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो खैर मेरे नोट्स कॉपी में अवेलेबल है, जो नोट्स हम तुमको देंगे उसमें अवेलेबल होगा, लेकिन हर किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मेरे कॉपी से पढ़ लेना, लेकिन एक काम करना कि तुम लोग कम से कम अपना जो इस टाइप का टेबल बना लेना, ठीक है, क्योंकि एस ब्लॉक जो है ना कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, और इस तरीके से जल्दी याद हो जाएगा। तो हम लोग उसको बना लेना और अपनी दीवार में चिपका देना, तो तुमको वो चीज़ जल्दी याद होगा। कलर वलर के बारे में तुमको बता दिया, और क्या बताने लायक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज होता है। फिर हाँ, पैराफिन को मोम बोलते हैं, ठीक है, मिल गया हमको। और एक पर्टिकुलर टाइप का ऑयल भी होता है, वो भी ठीक है। ये दोनों ही चीज़ को यूज कर सकती है, थोड़ा बेसिकली इसको जमा देंगे तो मोम जैसा बन जाता है। और केरोसिन से क्यों स्टोर करते हैं वो भी तुमको रीजन बताया, ताकि वो एयर के साथ रिएक्शन ना करे, ठीक है। H2O2 को हम लोग कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करते हैं, वरना रिएक्शन हो जाता है HMU के साथ, ये H2O और O2 प्रोड्यूस करता है। तो ये सब चीज़ जनरल पॉइंट्स है, ठीक है, कहीं मिलेगा नहीं, मतलब मिल तो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुमको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी कभी तुम लोग हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ो ना, तो उसमें हाइड्रोजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसमें H2O2 इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, H2O2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। और एक और चीज़ कि एक चैप्टर होगा रिडॉक्स करके, मतलब ये तुम लोग को अभी इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि बाद में मेरे दिमाग से भी कभी स्किप कर गया, तो जिसको उठाना है सब पॉइंट्स उठा लेना। और रिडॉक्स नाम का एक चैप्टर होता है एनसीईआरटी के क्लास 12 के पार्ट 2 में शायद गिवन है, शायद, ठीक है। तो इसमें जो रिएक्शंस है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके जो इनटेक्स्ट एग्जांपल्स है ना रिएक्शंस के, मतलब ऐसा दे देगा कि इस रिएक्शन चलो बैलेंस करके दिखाओ, ठीक है। तो बेसिकली कुछ इस टाइप का रिएक्शन होता है, जैसे Mn+4 O2 से रिएक्ट किया, या MnO2 ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, किसी चीज से रिएक्ट किया, Mn2+ बनाया, ठीक है। रिएजेंट अभी छोड़ो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टाइप का रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ना, हाँ बोलो। हम लोग का हो गया रिडॉक्स। अच्छा, पढ़ाया जा 11 चुका है। 11 अच्छा नहीं, हम वो नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि तुम लोग जब रिडॉक्स का NCERT बुक खोलोगे, ठीक है, रिडॉक्स का NCERT बुक खोलोगे, तो इसमें जैसे ये इन टेक्स्ट में ना रिएक्शंस गिवन होते हैं, ठीक है, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको एक पूरा एक फ्रेश पेपर लेना और उसमें लिख देना, ठीक है। इन टेक्स्ट वाले जहां तक हमको याद है बहुत ज्यादा इजी थे, ठीक है, टू रिमेम्बर, वो पूरे हमारे कोर्स में आ गया था, ठीक है। लेकिन जो एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल्स गिवन था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वो बहुत अजीब व गरीब टाइप का रिएक्शन था, अजीब व गरीब मतलब। और उसमें एक कंपाउंड के बारे में गिवन था, कंपाउंड हम भूल गए, वो बहुत बहुत प्यारा टेक्स्ट गिवन था, उसमें एक ग्रीन कलर का पूरा पन्ना गिवन था, एक पूरा पेज उसको डेडिकेट किया गया था, शायद मैंगनीज का ये कंपाउंड था, Mn2O8, शायद ये था। इतना प्यारा कंपाउंड था, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड या अनपेयर्ड या कपलिंग हुआ है कि नहीं, उसके बारे में उसका पूरा जन्म कुंडली लिखा हुआ था। इस चीज को किसी साल कॉम्प्रिहेंशन में एक्सपेक्ट करना आएगा, ठीक है। ये हम तुमको अभी के लिए नहीं बता रहे, लेकिन तुमको तब के लिए बता रहे जब तुम्हारा पूरा इनऑर्गेनिक खत्म हो जाए, अभी पढ़ने मत बैठ जाना इसको, तो कुछ याद नहीं होगा, ठीक है। जब तुम्हारा पूरा कोर्स खत्म हो जाए तो जो एग्जाम्पल्स में जो रिएक्शंस गिवन है ना उसको याद कर लेना, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अगर एग्जामिनर को कोई नया रिएक्शन उठाना होता है, ठीक है, तो वो गूगल नहीं करता, वो इसी के एक्सरसाइज का एक कोई रिएक्शन उठा लेगा, उसके बारे में पूछ देगा, ठीक है। और ये चीज सिलेबस के अंदर भी हो गया, लोग तुमको दिखा भी देगा कि एनसीईआरटी का ही है, तो ये बेसिकली यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज
कर लेना या हम करवा देंगे, लेकिन किसी को याद दिलाना पड़ेगा हमको, अगर मेरे दिमाग से उतर गया तो, ठीक है। और तुम लोग को एक और चीज बताते हैं डेंसिटी के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में मतलब एल्कली मेटल्स में अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिकली जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम डेंसिटी इंक्रीज करता है, लेकिन इसमें बस एक एक्सेप्शन आता है, वो ये कि यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे पोटेशियम होगा, यहाँ पे सोडियम होगा, लेकिन इसी टाइप से याद रखना, ठीक है। डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम में डिफरेंस, ठीक है। ऐसा क्यों? तो मास अपॉन वॉल्यूम करके तुम लोग इसको चेक कर सकते हो। मास नीचे आगे जा रहे तो बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा। अब इसका चेंज ज्यादा होगा तो इसलिए डोमिनेट करेगा, हालांकि मैक्सिमम केस में वॉल्यूम का चेंज ज्यादा होता है, लेकिन ये फैक्चुअल बात है, तो इसलिए इसको याद ही कर लो, ठीक है। तो डेंसिटी के बारे में तुम लोग को बता दिए। मेरा नोट जब उठाओगे ना तो वहां पे तुमको एक दो चीज गिवन होगा, वो एक दो चीज क्या है वो भी तुम लोग को बता देते हैं। एक होगा सीमेंट के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट के बारे में 4 पॉइंट गिवन होगा, उस 4 पॉइंट को याद कर लेना। हम भी अभी पढ़ के ही सुनाएंगे, इसलिए उसको तुम पढ़ लेना। बेसिकली उसमें सीमेंट क्लिंकर्स के बारे में गिवन है, ठीक है। ये चीज हमको भी कभी समझ में नहीं, हम याद कर लिए थे चुपचाप। जिप्सम के बारे में गिवन है, ये बहुत सिंपल है, CaSO4.2H2O हाफ H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाला रिएक्शन, ये चीज सीमेंट क्लिंकर हो गया, जिप्सम हो गया, सेटिंग प्रोसेस हो गया। इसी जिप्सम में ये बेसिकली सब थियोरेटिकल है, ठीक है। एनसीईआरटी में इसके बारे में एक बार रीड कर लेना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सीमेंट पे हम बहुत ज्यादा फोकस भी कर रहे हैं, इसलिए इसको याद कर लेना, ठीक है। और सीमेंट के बारे में मैक्सिमम चीज हम तुमको बता दिए। पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन कहीं से गैदर कर सको तो करते रहो, ठीक है, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब तुम्हारा क्या बच रहा है इस चैप्टर में? बेसिकली तुम लोग ये पॉइंट सुने होंगे कि ऑल कार्बोनेट सॉल्ट्स ऑन हीटिंग गिव CO2। सुने हो क्या ऐसा कुछ? लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के कार्बोनेट सॉल्ट नहीं देते, ऐसा कुछ सुने हो? हाँ सुने हो, ठीक है, अच्छी बात। तो बस हम इस चीज को रिकॉल करा देते हैं, इस चीज को रिकॉल करा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा जरूरी होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि ऑल कार्बोनेट सॉल्ट्स ऑन हीटिंग गिव्स CO2, बट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम नहीं देता है। मतलब जैसे NO2CO3 है, इसको हीट करेंगे तो ये बेसिकली CO2 नहीं देगा। ये CO2 क्या, Na कुछ नहीं देगा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो उसको गर्म करते जाओ ये मेल्ट हो जाएगा। मतलब सोडियम और कार्बोनेट का साथ इतना पक्का है, इतना अच्छा जोड़ी है, ये लोग टूटता ही नहीं है, इतना अच्छा जोड़ी है, ठीक है। वैसे ही पोटेशियम का, रुबिडियम का और सीजियम का, ठीक है। अब मेरे नोट्स कॉपी में तुमको इसको ऐसे किया जाएगा, यहाँ पे निकम में लिखा होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे ही याद करते कि मतलब ऑल कार्बोनेट सॉल्ट्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग एक्सेप्ट वो 4 निकम में, कौन? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। इतना ज्यादा इसका रीजन, मतलब रीजन को कुछ खास लगता नहीं है, रीजन हर कोई सोच सकता है, फजांस रूली रीजन है। इतना अच्छा आयनिक बॉन्ड है, इतना अच्छा स्ट्रेंथ है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, तो इसके वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। रीजन लेकिन बेकार है, कहानी ज्यादा अच्छा लगता है हमको। बेसिकली ऐसा बोला जाता है
कि लिथियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, और इस कहानी को हम एक दो बार और यूज करेंगे, ठीक है, तो इसलिए इसको समझ लो, ठीक है। तो इसमें क्या है, फाई क्या है, हाई, तो ऐसे कंपाउंड को हाई फाई बोला जाता है, ठीक है, और हाई फाई लोगों में दिक्कत आती है, ठीक है, तो इसमें CO2 भाग CO2 गैस हट जाता है, ठीक है, LiO। अब यहाँ पे बोकारो का सिस्टम, मतलब बिहार झारखंड में क्या होता है ना कि हर चीज को पुलिंग बना दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाएगा CO2 भाग जाता है, लेकिन राजस्थान का कुछ उल्टा है, तो हर चीज को स्त्रीलिंग बना दिया जाता है, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं CO2 भाग जाती है, ठीक है, तो अब लोग भी बोलते हैं CO2 से CO2 भाग जाती है, ठीक है, इस टाइप का है। और ये 5 क्या है, निकम्मे, ठीक है, ये चीज, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो एक और वाटर सॉल्युबिलिटी का भी पॉइंट यहीं पे तुम लोग देख लो, ये सब पॉइंट बेसिकली फालतू का नहीं है, सॉल्ट में अपना टाइम बचेगा और तुम लोग को ये चीज याद रहेगा, तो तुम लोग को जल्दी से याद भी हो जाएगा, ठीक है। वाटर सॉल्युबिलिटी का कोई पॉइंट है, इसमें होता है कि ऑल कार्बोनेट सॉल्ट्स आर वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फर्स्ट ग्रुप एंड उसकी अम्मा, अम्मा कौन, अमोनिया, NH4+, ठीक है, मतलब Li2CO3 Na2CO3 K2CO3 Rb2CO3 CS2CO3 और NH4 ये सारे के सारे पानी में सॉल्युबल नहीं होते। अच्छा, मेरा बैटरी बहुत कम हो गया, ठीक है, और क्लास भी ऐसे खत्म ही हो गया। पानी में सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इस बात को याद रखना। और आगे से हम लोग अमोनिया को अम्मा कहेंगे, ठीक है, ये चीज। और एक चीज मेरे तरफ से हम तुम लोग को करवा देंगे अभी, कि सॉल्ट का थोड़ा थोड़ा चीज अभी से ही करवाते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में कराने का कोई मतलब नहीं है, सॉल्ट का थोड़ा थोड़ा चीज अभी से करवाएंगे, ठीक है। तो कल अगले लेक्चर का जो स्टार्टिंग होगा वो हम लोग सॉल्ट के इस टेबल से करेंगे, जो रिएजेंट वर्सेस प्रोडक्ट वर्सेस सॉल्ट वाला जो टेबल होता है ना, जो 0 से 6 तक चलता है, वो वाला टेबल हम लोग कर लेंगे, उसको याद कराएंगे, ठीक है। और उसका जो कंपाउंड बनता है उसके करस्पॉन्डिंग उसको याद करेंगे और कलर को याद करेंगे, सॉल्ट, ठीक है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलो ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो अभी नहीं पूछेगा, ऐसे तुम लोग पूछते भी कम ही हो। किसी को कुछ पूछना हो तो तुम लोग टेक्स्ट कर देना, डाउट के लिए टेलीग्राम पे टेक्स्ट करना, और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना। चलो ठीक है, मीटिंग एंड कर रहे हैं, ठीक है, चलो बाय। और सुनो सुनो सुनो, एक और चीज, डाउट पूछोगे ना तो कोशिश करना वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना, लिख लिख के मत भेजना, तुम्हारा भी टाइम बचेगा, हम भी वॉइस रिकॉर्डिंग में आंसर भेज देंगे, बता देंगे, ठीक है। चलो बाय।